मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे बाह्य परजीवी जनित रोग। बाह्य परजीवी जनित रोग, इसमें अपन आज स्टार्ट करते हैं लाइस का इन्फेक्शन, लाइस इन्फेस्टेशन। पिछली क्लास में टिक इन्फेस्टेशन अपन ने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइस इन्फेस्टेशन। लाइस को एक दूसरे शब्द से और जाना जाता है लाउस। लाउस जिनको अपन नॉर्मली भाषा में या गांव की भाषा में जू जिसको बोलते हैं, जू समझते हो? जू, चींचड़े आपने गाय भैंसों के अंदर बहुत सारे देखे होंगे। तो जू का इन्फेस्टेशन आज अपने यहाँ पे देखते हैं। इसका मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो इनमें मुख्य लक्षण है, एक तो खुजली उत्पन्न होना शरीर के ऊपर, इरिटेशन उत्पन्न होना, इरिटेशन के अलावा बालों की हानि। ये क्या करते हैं, बालों के अंदर इन्फेक्शन करते हैं जिसकी वजह से बालों का ह्रास होता है शरीर के ऊपर। इसके अलावा इससे जो है लगभग सभी जीव जो है वो इससे संक्रमित हो सकते हैं, चाहे वो केटल हो, बफेलो, सीप, गोट, कोई सा भी अगर जीव है, और साथ में मनुष्य भी जो है वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। ये जो लाइस जो है जो होती है वो होस्ट स्पेसिफिक होती है, होस्ट स्पेसिफिक होती है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि ये जुओं की बहुत सारी स्पीसीज जो है इस वातावरण में पाई जाती है। दुनिया में बहुत सारी स्पीसीज जो है जुओं की पाई जाती है। अब कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जुओं की जो केवल एक निश्चित टारगेट जो है उनका, एक निश्चित होस्ट को ही वो संक्रमित करेगी। जैसे कि कुछ स्पीसीज जो केवल केटल को ही संक्रमित करेगी, वो दूसरे जीव को संक्रमित नहीं कर सकती। उस प्रकार कोई जो कुछ स्पीसीज ऐसी है जो केवल सीप, गोट को ही संक्रमित करेगी, कुछ ऐसी है जो केवल हॉर्स को ही संक्रमित करेगी, और कुछ ऐसी स्पीसीज है जो मानव को भी संक्रमित करती है। इसलिए इसको बोला जाता है होस्ट स्पेसिफिक। मतलब एक जो कैटेगरी है वो केवल एक होस्ट को ही संक्रमित करेगी या एक जीव को ही संक्रमित करेगी। जबकि अपन ने टिक इन्फेक्शन पढ़ा था, चिचड़ों का जो इन्फेस्टेशन पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि जो चिचड़े जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते। वो कोई भी स्पीसीज जो है चिचड़ों की या टिक्स की, जो कोई भी स्पीसीज है किसी भी जीव को संक्रमित कर सकती है। सही है। जो केटल में संक्रमित करने वाली स्पीसीज है वो सीप, गोट को भी कर सकती है, हॉर्स को भी कर सकती है, बफेलो को भी कर सकती है, या सीप, गोट को संक्रमित करने वाली केटल को भी कर सकती है। इसको बोला जाता है नॉन होस्ट स्पेसिफिक। सही है, जिसमें कोई ऐसे नहीं है कि ये स्पेसिफिक कि ये स्पीसीज जो है वो इस होस्ट को ही संक्रमित करेगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो लाइस की बात करें तो लाइस में ऐसी चीज देखी जाती है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होती है। मतलब एक स्पीसीज जो है एक निश्चित होस्ट को ही संक्रमित करती है। तो ये हो गई होस्ट स्पीसीज, होस्ट स्पेसिफिक। इसके बाद में अपन रोग कारक की बात करते हैं। रोग कारक, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में अपन बात करते हैं तो एटियोलॉजी में इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पहला काटने वाली जुएं, काटने वाली जुएं, इनको बोला जाता है बाइटिंग लाइस। काटने को इंग्लिश में कहते हैं बाइटिंग, बाइटिंग लाइस। सही है। एक होती है सकिंग लाइस, चूसने वाली जुएं, जो खून चूसती है उन जुओं की बात कर रहा हूँ। एक तो जब क्या होती है स्किन को काटती है, और दूसरी स्किन के अंदर से जो स्किन के अंदर जो मसल्स, जो वेसल्स जो उसमें प्रवेश करती है उनसे रक्त चूसने का काम करती है। इनको बोला जाता है सकिंग लाइस, यानी कि चूसने वाली जुएं। इन दो कैटेगरीज के अंदर इनको मुख्यतः बांटा गया है। अब अपन इनका एक एक करके देखते हैं कि केटल में जो है, केटल के अंदर कौन सी स्पीसीज जो है संक्रमण उत्पन्न करती है। सबसे पहले तो केटल में
कैटल में जुओं की कौन सी स्पीसीज है जो संक्रमण उत्पन्न करती है? एक है डेमेलिना बोविस, डेमेलिना बोविस, डेमेलिना बोविस, इसको बाइटिंग लाउस बोला जाता है। एक प्रकार की बाइटिंग लाउस है, मतलब काटने वाली जू है डेमेलिना बोविस। दूसरा नंबर पे आता है लिनोगेंथस विटुलाई, विटुलाई, लिनोगेंथस विटुलाई, लिनोगेंथस विटुलाई ये लॉन्ग नोज सकिंग लाउस, लॉन्ग नोज सकिंग लाइस या लॉउस बोल सकते हैं। ये इनके उपनाम हैं सबके, जो आपको ये भी ध्यान रखने हैं, और ये इनके उपनाम के आधार पर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये नाम दे दिया, इनमें से ऑप्शन ये दे दिया कि ये कौन सी लाइस है जो इस नाम से जानी जाती है। तो लॉन्ग नोज सकिंग लाउस लिग्नोएंथस विटुलाई। इसके बाद में आता है हिमेटोपिनस ओरिस्टेनस, हिमेटो हिमेटोपिनस इसको शॉर्ट नोज सकिंग लाउस बोला जाता है, शॉर्ट नोज सकिंग लाउस। इसको लॉन्ग नोज बोल रहे थे, इसको शॉर्ट नोज सकिंग लाउस बोला जाता है। इसके अलावा सोलिनोप्टेरस कैपिलेटस, कैपिलेटस, इसको स्मॉल ब्लू सकिंग लाउस, स्मॉल ब्लू सकिंग लाउस इसको बोला जाता है। इसमें नेक्स्ट आता है हेमेटोपिनस क्वेड्रीपेट्रस, हेमेटोपिनस इसको टेल लाउस बोला जाता है, टेल लाउस। इसके बाद में आता है हिमेटोपिनस ट्यूबरकुलेटस, ट्यूबरकुलेस, इसको बफेलो लाउस बोला जाता है, बफेलो लाउस। तो ये हो गई कैटल और बफेलो के अंदर रोग उत्पन्न करने वाली लाउस। ये आपको इनके उपनाम आपको याद रखने हैं। ये बार बार अगर आप इनको पढ़ोगे, बार बार लिख लिख के पढ़ोगे तो ये जरूर याद हो जाएंगे। इसके बाद में आता है सीप में, सीप, सीप में कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो उत्पन्न करती है? डेमेलियाना ओविस सबसे पहली, डेमेलियाना ओविस। इसको बाइटिंग लॉस बोला जाता है। सीप के अंदर बाइटिंग लॉस
जो सीप में काटने का काम करती है, बाइटिंग ग्लोव्स। सीप में बाइटिंग ग्लोव्स। नेक्स्ट आती है इसमें लिनोगेंथस ओविलस। लिनोगेंथस ओविलस, लिनोगेंथस ओविलस, इसको सकिंग फेस ग्लव्स बोला जाता है। सकिंग फेस ग्लव्स। नेक्स्ट आती है इसमें लिनोगेंथस स्टेनोप्सिस। लिनोगेंथस स्टेनोप्सिस सकिंग गोट ग्लव्स। सकिंग गोट ग्लव्स। इसके बाद में आता है लिनोगेंथस पेडलिस। लिनोगेंथस पेडलिस, इसको क्या बोला जाता है? इसको सकिंग फुट ग्लव्स। फुट ग्लव्स। इसमें बाइटिंग फ्लाइज केवल एक ही है, या बाइटिंग ग्लव्स जो है लाइस एक ही है। डेमेलियाना ओविस किसके अंदर है? सीप के अंदर। और डेमेलियाना बोविस जो है वो किसके अंदर है? केटल के अंदर, अभी पढ़ा था। बाकी सभी जो है सकिंग लाइस है। इसके बाद में आती है गोट में। गोट में डेमेलियाना कैप्री, डेमेलियाना कैप्री, इसको बाइटिंग ग्लव्स बोला जाता है। बाइटिंग ग्लव्स, गोट के अंदर बाइटिंग ग्लव्स। ये जो है मैंने आपको इनके नाम बताए थे सारे, ये उसी आधार पर नाम पढ़ाया। जैसे कि सीप को मैंने ओविस बताया था, केटल बफेलो को मैंने बोविस बताया था, उसी प्रकार गोट को क्या कहते हैं? कैप्री कहते हैं। तो उनके नाम पर ही बाइटिंग ग्लव्स का नाम रखा गया है। इसके बाद में आता है डेमेलियाना लिम्बाटा। डेमेलियाना लिम्बाटा, इसको क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम और है बोविकोला लिम्बाटा। बोविकोला लिम्बाटा भी इसको कहा जाता है। बोविकोला लिम्बाटा। नेक्स्ट आता है लिग्नोकैंथस स्टेनोप्सिस। लिग्नोकैंथस स्टेनोप्सिस, लिग्नोकैंथस स्टेनोप्सिस, इसको सकिंग गोट ग्लव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सकिंग गोट ग्लव्स इसको कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार की किसके अंदर? गोट के अंदर होगी। अब बचा हुआ अपने हॉर्स के अंदर और पिग के अंदर। नेक्स्ट है हॉर्स में डेमेलियाना इक्वाई, वही किसी के नाम के आधार पर। डेमेलियाना इक्वाई, इसमें हॉर्स बाइटिंग ग्लव्स इसको बोला जाता है। हॉर्स में बाइटिंग ग्लव्स। नेक्स्ट है इसमें हेमेटोपिनस एसिनी। हेमेटोपिनस
एसिनी, हेमेटोपिनस एसिनी, इसको सकिंग ग्लाउस बोला जाता है, होर्स के अंदर सकिंग ग्लाउस। होर्स के अंदर सकिंग ग्लाउस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिग में, सुअर के अंदर। सुअर के अंदर यहाँ पे एक ही है, हेमेटोपिनस स्विस। हेमेटोपिनस स्विस, इसको सकिंग ग्लाउस बोला है। सकिंग ग्लाउस। तो ये हो गया इटियोलॉजी, ये अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज है जुओं की, जो अलग अलग जीवों के को संक्रमित करती है। सही है, ये नाम आपको ध्यान रखने, कई बार इनको पढ़ो, आप इनको लिख लिख के पढ़ो, ये जरूर आपको याद हो जाएंगे। इनके साथ में आपको ये नाम भी आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कई बार इनकी वजह से भी आ जाता है। ओटी फिलअप के अंदर इनका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस नाम से कौन सी स्पीसीज जानी जाती है। जैसे कि ऐसे पूछ लिया कि पिग में सकिंग ग्लाउस, निम्न में से कौन सी पिग में सकिंग ग्लाउस है। सही है, इसमें ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और एक ऑप्शन ऐसे दे दिया, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, हेमेटोपिनस स्विस। इस प्रकार से जो है क्या हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसका फैलाव किस प्रकार होता है। अब अपन लाइस का अगर इन्फेस्टेशन देखते हैं तो गर्मियों में कम होता है और सर्दियों में ज्यादा होता है। सर्दियों में अधिक व गर्मियों में कम। आपने देखा होगा जुएं किस मौसम के अंदर सबसे ज्यादा पड़ती है, सर्दियों में सबसे ज्यादा पड़ती है, और गर्मियों में इनकी संख्या कम हो जाती है, इनका जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। सर गर्मियों में कम हो जाता है और सर्दियों में ज्यादा होता है। ये विश्वव्यापी है, पूरे विश्व के अंदर पाई जाती है, विश्वव्यापी है, इनका संक्रमण जो होता है पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलता है। इनका फैलाव जो होता है दो तरीके से हो सकता है, या तो प्राणी से प्राणी में, प्राणी से प्राणी में, यानी कि किसी संक्रमित प्राणी से स्वस्थ प्राणी में डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, और दूसरा मिट्टी से प्राणी में, मिट्टी से प्राणी में। मिट्टी से प्राणी में, यानी कि इनके जो अंडे होते हैं वो मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, जो होती है वो मिट्टी में भी उपस्थित हो सकती है, और जब कोई स्वस्थ पशु मिट्टी के संपर्क में आता है तो ये जो इसके अंडे या ये जो जुएं जो है वो स्वस्थ प्राणी के ऊपर चली जाती है। इस प्रकार से प्राणी में भी इसका संक्रमण हो सकता है, और मिट्टी से प्राणी में इसका संक्रमण देखा जा सकता है। सभी जुओं का जो है जीवन चक्र वो समान होता है, इनका जीवन चक्र लगभग समान होता है, और कितने दिन में पूर्ण हो जाता है, 2 से 4 सप्ताह में, 2 से 7 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। इनका जीवन चक्र जो है वो 2 से 4 सप्ताह के अंदर पूर्ण हो जाता है। तो ये जीवन चक्र आपको ध्यान रखना है। लाइस जो होती है वो शरीर के ऊपर अंडे देती है, अंडे देने के बाद वहां पे इरिटेशन उत्पन्न होता है, इरिटेशन उत्पन्न होता है, और बालों का ह्रास होता है, बालों का ह्रास होता है, और इसके साथ साथ ही जो बाइटिंग फ्लाइज जो है उनकी वजह से रक्त स्राव भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इनकी वजह से शरीर के अंदर रक्त स्राव भी देखने को मिलता है। 3 प्रकार की इनकी निम्फ अवस्थाएं होती है, यानी कि जब
लाइस जो होती है वो शरीर के ऊपर अंडे देती है। अंडे देने के बाद उन अंडों से क्या निकलेगा, लिम्फ निकलेगा, यानी कि उन अंडों से जो है वो लिम्फ का निर्माण होगा। और लिम्फ की जो है तीन अवस्था से गुजरती है। लिम्फ की तीन अवस्थाएं गुजरने के बाद वो फिर वापस से वयस्क में बदल जाता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र होता है। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिस। रोग जनक। पहले तो सबसे पहले तो किसी संक्रमित प्राणी या मिट्टी से संक्रमित, मैंने अभी बताया था इसका संक्रमण जो होता है वो संक्रमित प्राणी से स्वस्थ प्राणी में, मिट्टी से स्वस्थ प्राणी में हो सकता है। संक्रमित प्राणी या मिट्टी से स्वस्थ प्राणी में संक्रमण होगा। स्वस्थ प्राणी में क्या होगा, संक्रमण होगा। उसके बाद में क्या करती है, ये जो होता है ये संक्रमण वो कमजोर और शारीरिक रूप से कमजोर और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पशु जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। यानी कि जो कमजोर पशु होते हैं, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता, कम प्रतिरोधक क्षमता वाले जो प्राणी होते हैं उनके अंदर ये संक्रमण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इनका जो संक्रमण होता है वो मौसम पर निर्भर करता है। मौसम पर निर्भर किस प्रकार करता है, मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों के मौसम में जूं का संक्रमण ज्यादा होता है और गर्मियों में इसका संक्रमण कम हो जाता है। ये त्वचा पर पहुंचकर जो लाइस जो है, लाइस त्वचा पर पहुंचकर त्वचा को काटने लगती है या चूसने लगती है। जिससे क्या होता है, इरिटेशन उत्पन्न होता है। जिससे क्या होता है, इरिटेशन यानी कि खुजली उत्पन्न होती है और संक्रमण बढ़ता जाता है। खुजली उत्पन्न होती है और खुजली को कम करने के लिए, खुजली उत्पन्न होती है। अब खुजली को कम करने के लिए पशु क्या करेगा, उस स्थान को रगड़ेगा। खुजली कम करने के लिए पशु उस स्थान को या तो रगड़ेगा या चाटेगा। जिससे क्या होता है, जो संक्रमण होता है वो और ज्यादा बढ़ता है। संक्रमण और ज्यादा बढ़ता है। अब ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा संक्रमण क्या है, और ज्यादा बढ़ता है, जिसके कारण बालों का ह्रास, रक्तस्राव ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। और रक्तस्राव होगा तो एनीमिया भी होगा, पशु के अंदर एनीमिया भी हो जाएगा, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी।
तनाव के कारण पशु जो होता है, तनाव के कारण पशु का उत्पादन कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही एक होती है फुट लाइस। फुट लाइस की वजह से पैरों की त्वचा खराब हो जाती है। फुट लाइस मैंने आपको बताई थी के कारण, फुट लाइस के कारण पैरों की त्वचा खराब हो जाती है। पैरों की त्वचा खराब हो जाती है। इसको जिसे क्या बोला जाता है, जिसे स्टैंपिंग बोला जाता है, स्टैंपिंग कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फुट लाइस की वजह से पैरों की अगर त्वचा खराब होती है तो इसे क्या बोला जाता है, स्टैंपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, स्टैंपिंग कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। सबसे पहले तो जुएं जो होती है वो किसी भी वजह से संक्रमित प्राणी से या मिट्टी से स्वस्थ पशु के ऊपर जाएगी, वहां पे त्वचा को काटना स्टार्ट कर देगी, वह यहाँ पे या रक्त चूसना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, खुजली उत्पन्न होगी। और पशु उस खुजली को कम करने के लिए, उस इरिटेशन को कम करने के लिए या तो उस स्थान को किसी दूसरे स्थान से किसी ठोस सतह से रगड़ेगा या उसे अपनी जीभ के द्वारा चाटेगा, जिससे संक्रमण जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बालों का हास होता है, वहां पे घाव बनने की वजह से रक्त स्त्राव हो जाता है, खून मतलब हेमरेज की कंडीशन हो जाती है, जिससे क्या होगा, एनीमिया होगा। और एनीमिया होगा। और एक होता है फुटलाइस। फुटलाइस मतलब जो पैरों के ऊपर संक्रमण उत्पन्न करती है, तो पैरों पर संक्रमण उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से पैरों की त्वचा खराब हो जाएगी, और इस स्थिति को स्टैंपिंग कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया इसका पैथोजेनेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल साइन। इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइन में लाइस इन्फेस्टेशन के द्वारा पशु के ऊपर कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं पशु के द्वारा, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो प्रभावित स्थान पर, त्वचा के प्रभावित स्थान के ऊपर इरिटेशन उत्पन्न होता है। मैंने आपको बताया ये काटती है, काटने के अलावा ये रक्त को सकिंग करने का काम करती है, जिससे जिस स्थान पर ये संक्रमण हो रहा है उस स्थान पर क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाता है, मतलब खुजली होने लग जाती है, पशु को बेचैनी होती है। संक्रमित प्राणी जो होता है त्वचा को बार बार किसी स्थान से रगड़ता है या अपने जीभ के द्वारा उसको चाटने का काम करता है। सही है, उससे भी अपन पता लगा सकते हैं। प्रभावित हिस्से पर बाल जो है वो उड़ जाते हैं, और जो ऊन है वहाँ की, या अपन सीप की बात करें तो वहाँ की जो ऊन है वो खराब हो जाती है, त्वचा का क्षय हो जाता है, त्वचा जो होती है वहाँ पे खुरदरी हो जाती है। सही है, ऐसे चिकनाहट उसके अंदर नहीं रहता, उसमें धीरे धीरे खुरदरापन आने लग जाता है। एनीमिया, क्योंकि रक्त स्त्राव होगा, घाव बनेगा तो रक्त स्त्राव होगा, और रक्त स्त्राव होगा तो एनीमिया की कंडीशन भी हो जाएगी। उत्पादन में कमी, त्वचा का घाव जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। इसके अलावा फुट लाइस के द्वारा स्टैंपिंग की कंडीशन, मतलब पैरों की जो स्किन होती है वो खराब कर दी जाती है लाइस के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है, स्टैंपिंग कहा जाता है, जिससे त्वचा का एक बड़ा हिस्सा पैरों का खराब हो जाता है। इसके कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टैंपिंग। यह हो गई इसके घातक परिस्थितियों में प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि जुएं जो होती है, लाइस जो होती है वो आराम से दिखाई दे सकती है। कई बार कई लाइस ऐसी होती है, जैसे कि अपन बात करते हैं, एक तो जो बाइटिंग लाइस जो होती है,
यानी कि काटने वाली जो लाइस होती है वो आकार में छोटी होती है, आकार में क्या होती है, छोटी होती है, हल्के रंग की होती है, हल्के रंग की होती है। और हल्के रंग की होने की वजह से, छोटी होने की वजह से इनको आसानी से नहीं देखा जा सकता, आसानी से नहीं देखा जा सकता, इनको आसानी से नहीं देखा जा सकता। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सकिंग लाइस की। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सकिंग लाइस। सकिंग लाइस होती है आकार में बड़ी होती है, ये क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, ब्लू ग्रे कलर की होती है, ब्लू ब्लू और ग्रे कलर, ब्लू ग्रे कलर की ये होती है, सही है। और ये ब्लू ग्रे कलर के होने की वजह से ये बालों का कलर जो होता है इनका सेम ही होता है, पशु के बाल और इनका कलर लगभग समान सा ही होता है, इस वजह से इनको भी देख पाना मुश्किल होता है, इसलिए इनको भी देख पाना मुश्किल होता है। इनको देखकर अपन पहचान सकते हैं आराम से, सूक्ष्म दृष्टि से इनको देखेंगे तो ये आराम से नजर आएगी, इनके जो अंडे होते हैं वो भी बालों के ऊपर आराम से दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट, उपचार। ट्रीटमेंट वही काम में लिया जाता है जो अपन ने टिक इन्फेक्शन में काम में लिया था। सबसे पहले तो आयोमेक्टिन 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, इसके अलावा मोक्सीडेक्टिन 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर। तीसरा डोरमेक्टिन 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के आधार पर। एग्रीसाइड्स काम में लिया जा सकता है, एग्रीसाइड जो टिक्स और जुओं को मारने का काम करते हैं। एग्रीसाइड्स होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पिछली क्लास में अपन इनके बारे में बात कर चुके हैं। एग्रीसाइड्स होते हैं उनको पशु के ऊपर या तो स्प्रे कराया जाता है या पशु को इनसे एक पूरे पानी के अंदर मिला के इनका स्प्रे करवाया जाता है या इनकी डिपिंग करवाई जाती है, जिससे क्या होता है ये इनका मतलब जो भी लाइस होती है वो शरीर के ऊपर जो भी लाइस होती है वो मर जाती है, जिससे एक कपड़ा लेके उनको पोंछ के अलग किया जा सकता है। ये तो हो गई इसका उपचार। अगर रोकथाम और नियंत्रण की बात करें तो साफ सफाई अच्छी से करें, निर्जलीकरण और पशु को स्प्रे और डिपिंग की क्रिया करवाते रहने चाहिए। अपन कीटनाशकों का उपयोग भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं कीटों को मारने वाले, उनका उपयोग भी अपन यहाँ कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइस इन्फेस्टेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अंतर परजीवी जनित रोग। अंतर परजीवी जनित मतलब ये तो हो गए बाह्य परजीवी जनित जो शरीर के बाहर रह के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, सही है। अब अपन पढ़ेंगे अंतर परजीवी जनित जो शरीर के अंदर रह के किस प्रकार शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।